समुद्री लुटेरों का दौर अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब सिर्फ वही बचे हैं जो सबसे क्रूर हैं और बच निकलने का रास्ता बेतहाशा तलाश रहे हैं। एक लुटेरों का गिरोह अचानक एक मछुआरों के जहाज पर धावा बोल देता है। पल भर में अफरा-तफरी मच जाती है। चीखें, गोलियों की आवाज और खून से सनाडेक। जहाज के कप्तान के पास सोने की ईंट है। खतरा भांपते ही वो सारे दस्तावेज जलाने का हुक्म देता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। लुटेरे एक एक कर सबको मार गिराते हैं और कैप्टन बॉडेन को जिंदा पकड़ लिया जाता है। उन्हें सोने की एक ईंट मिलती है जिस पर लुटेरों के सरगना कैप्टन कॉनर की मुहर लगी है। यही सोना सालों पहले उससे चोरी हुआ था। बॉडेन से पूछताछ होती है, ये सोना उसे किसने दिया, लेकिन वो चुप रहता है। तभी बचे हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि जहाज केमन ब्राक से रवाना हुआ था। कॉनर बिना देर किए जहाज का रुख केमन ब्रास की ओर मोड़ देता है। 6 दिन बाद केमन ब्रास के तट पर कैप्टन बॉडेन और उनके क्रू की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना हो रही है। किनारे पर उनकी पत्नी टकटकी लगाए समंदर को देख रही है। उम्मीद अब भी बाकी है, लेकिन दूर दूर तक जहाज का कोई निशान नहीं। कैप्टन बॉडेन की एक बहन भी है, लिजी। वो पास के ही एक लड़के से प्यार करती है और अपने छोटे से सपनों की दुनिया में खुश है। वे दोनों इस छोटे से टापू से निकलकर दुनिया देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उनकी इस शांत जिंदगी की ओर कैप्टन कॉनर बढ़ रहा है और उसके साथ आने वाली है तबाही। उधर कैप्टन बॉडेन का विकलांग बेटा ईसाक अपने पिता को लेकर बेहद परेशान है। आज उन्हें गए 59 दिन हो चुके हैं, जबकि जाते वक्त उन्होंने वादा किया था कि ईसाक के जन्मदिन से पहले लौट आएंगे, लेकिन अब उन्हें तलाशने के लिए एक दूसरा जहाज भेजने की तैयारी हो रही है। ईसाक की माँ अर्सेल उसे दिलासा देती है कि उसके डैड जरूर लौटेंगे। वो उसे उसका जन्मदिन का तोहफा देती है, एक खंजर जो कैप्टन बॉडेन उसके लिए छोड़ गए थे। उस खंजर की अपनी एक पुरानी कहानी है। इसी बीच दूर किनारे पर कैप्टन कॉनर का काफिला चुपचाप पहुंच चुका है। उनका सामना लिजी के बॉयफ्रेंड से होता है और वे उसे वहीं मार डालते हैं। इस बात से अनजान लिजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस टापू को छोड़ने का पूरा इंतजाम कर चुकी होती है। रात गहरी होते ही वह एक चिट्ठी छोड़कर घर से निकल जाती है, लेकिन दरवाजे की घंटी से अर्सेल को कुछ शक होता है। वह लिजी के कमरे में जाती है और देखती है कि कुछ लोग घर में घुस आए हैं। अर्सेल तुरंत मेन दरवाजे को सरिये से लॉक कर देती है और बेटे को बेसमेंट में छिपा देती है। इतने में लुटेरे छप्पर पर चढ़ जाते हैं और वहीं से अर्सेल पर टूट पड़ते हैं। अर्सेल उन पर गोली चलाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ ही सेकंड में वे उसे काबू कर लेते हैं, उससे पैसे मांगते हैं। तस्वीर के पीछे उन्हें सिक्कों से भरा एक बॉक्स मिलता है, लेकिन वे इसके लिए नहीं बल्कि सोने के लिए आए थे। अर्सेल उन्हें बताती है कि उसके पास यही जमा पूंजी है, मगर वे मानने को तैयार नहीं होते। तभी मौका देखकर अर्सेल भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे फिर दबोच लेते हैं। उसका मुंह खुलवाया जाता है। सुबह लिजी को अपने बॉयफ्रेंड की लाश मिलती है, जिसे देखकर वह चीख चीख कर रो पड़ती है। उधर बंदरगाह के कस्टोड की नजर एक आगंतुक पर पड़ती है। वह तुरंत उससे पूछताछ करता है, वह कौन है, कहां से आया है और यहाँ आने की वजह क्या है। वो आगंतुक अपना नाम कैप्टन फ्रांसिस्को कॉनर बताता है, जो तूफान से बचने के लिए यहाँ पनाह लेने आया है। लेकिन उसका काफिला टापू पर आते देख यहाँ के पास्टर ब्रैडली को कुछ ठीक नहीं लगता। उसी पल वह सभी को गिरजाघर ले जाने का फैसला करते हैं। वहीं कस्टोड को सन की कप्तान कॉनर के क्रूरता की कहानियां पता थी। समंदर का खूनी लुटेरा, अंग्रेज साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन। कॉनर को टीएच बॉडेन की पत्नी से एक पुराना हिसाब बराबर करना था, लेकिन कस्टोड ने उसे और उसके आदमियों को रोकने का ऐलान कर दिया। गोलीबारी शुरू हो गई। उसी पर लुटेरों की नाव पर तोप तानी गई, मगर कारतूस दागे जाने से पहले ही लुटेरों के निशानेबाज ने तोप चलाने वाले को मार गिराया। उधर कॉनर अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा था। वो एक एक कर लोगों को चुनकर मारता गया। दूसरी तरफ लुटेरों का स्काउट खबर लेकर निकल पड़ा कि बॉडेन की पत्नी पकड़ ली गई है। इसी बीच लुटेरों को इसाक की मौजूदगी का भी पता चला। तभी अर्सेल ने उनकी ही भाषा में उन्हें चेतावनी दी। लुटेरे एक पल को हैरान रह गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। आखिरकार अर्सेल उनके चंगुल से निकल आई और उन पर कहर बनकर टूटी। दोनों लुटेरे पूरी ताकत से लड़े, मगर फिर भी अर्सेल ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस बीच कॉनर और उसके साथियों ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कस्टोड को बंधक बना लिया और उससे पूछताछ शुरू की, लेकिन कस्टोड डरने के बजाय मुस्कुराया और बोला कि यहाँ अंग्रेजी नौसेना की गश्त लगती रहती है और आज यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हालांकि समुद्री लुटेरों को भी अपने ऊपर पूरा गुमान था। वे खुद को अपनी नस्ल के आखिरी और सबसे कुख्यात लुटेरे मानते थे। अंग्रेजी नौसेना से निपटना उन्हें अच्छी तरह आता था। फिर भी एहतियातन कॉनर ने पूछा कि आखिर वे अंग्रेज सैनिकों को मदद के लिए बुलाते कैसे हैं।
कस्टोड ने चुप्पी साध ली। तब कॉनर ने तोप गिरजाघर की ओर घुमा दी, जिसके अंदर दर्जनों बेगुनाह लोग छिपे हुए थे। मजबूर होकर कस्टोड को सच बताना पड़ा। खतरे का संकेत देने के लिए वे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर धुआं करते हैं, लेकिन सच बताने के बाद भी उसे राहत नहीं मिली। कॉनर ने अब तक मारे गए लोगों का दोष कस्टोडे पर डाल दिया और सबके सामने उसे तोप से उड़ा दिया। यह सब देखकर लिजी डर के मारे घर की ओर भाग निकली। इसी बीच लुटेरों का स्काउट कैप्टन बोडेन की पत्नी के पकड़े जाने की खबर लेकर पहुंचा। हालांकि तब तक एयरसेल आजाद हो चुकी थी। उसने ईसक को बाहर निकाला और भागने की तैयारी करने लगी। तभी पास्टर ब्रैडली वहां पहुंचा। उसने बंदरगाह पर हुए नरसंहार का पूरा हाल बताया। उसे शक था कहीं वो वही कप्तान तो नहीं जिससे वे सालों से छिपते आ रहे हैं। लेकिन एयरसेल को पूरा यकीन था कि पास्टर ब्रैडली गलत सोच रहा है। वैसे पास्टर ब्रैडली को अब भी उम्मीद थी कि कप्तान ब्लडी मैरी ही उन्हें बचा सकती है। ब्लडी मैरी यानी एयरसेल ने साफ चेतावनी दी कि उसके बेटे के सामने इस नाम का जिक्र भी न किया जाए। फिलहाल सबसे जरूरी था यहाँ से निकलना। उन्हें ऊंचे टापू तक पहुंचना होगा ताकि अंग्रेजी नौसेना को संकेत भेजा जा सके। इसी बीच उन्हें लिजी की छोड़ी हुई चिट्ठी मिलती है। उसे पढ़कर एयरसेल को उसे ढूंढने जाना पड़ता है। जाने से पहले वह पास्टर ब्रैडली को समझाती है पहाड़ी वाले रास्ते पर मिलना, उसी पेड़ के पास जिस पर चांद का निशान बना है। इसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में लुटेरे घर के करीब पहुंच जाते हैं। एयरसेल झाड़ियों में छिप जाती है। उधर लिजी का भागते भागते बुरा हाल हो चुका था। जिधर नजर जाती लुटेरे ही लुटेरे दिखाई देते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। तभी पीछे से उसकी भाभी एयरसेल आकर उसे दबोच लेती है और डांटने लगती है कि आखिर वो उस बेवकूफ वेस्टर्न के साथ क्यों भागना चाहती थी। लिजी रो पड़ती है। वेस्टर्न अब नहीं रहा, उन्होंने उसे मार डाला। एयरसेल किसी तरह उसे संभालती है और साफ कहती है कि अगर वे पकड़ी गईं तो उनका भी यही हाल होगा। अब एक ही रास्ता है, जंगल के भीतर से होकर पहाड़ी की तरफ भागना, जहां इसैक और पादरी उनका इंतजार कर रहे हैं। इधर क्वार्टर मास्टर ली के आदमियों ने पूरा घर छान मारा, पर न ब्लडी मैरी हाथ लगी और न ही सोना। गुस्से में बौखलाकर ली ने मौत का फरमान सुना दिया। उसने अपने शूटर्स को टापू के चारों कोनों में भेज दिया और आदेश दिया, जो भी मैरी का साथ दे रहा है उसे देखते ही गोली मार दो। इसी बीच कॉनर ने बारीकी से घर की जांच की। तभी उसे पता चला कि ब्लडी मैरी का एक बेटा है जो चल नहीं सकता। वे जमीन पर बने व्हील चेयर के निशानों का पीछा करने लगे। उधर एयरसेल लिजी को लेकर पास्टर ब्रैडली के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी घड़ियालों से भरी नहर। एयरसेल को अंदाजा था कि एक दिन उन्हें ये रास्ता लेना पड़ सकता है, इसलिए उसने पहले से ही वहाँ एक छोटी नाव छिपा रखी थी। सबसे पहले लिजी और इसैक नाव में बैठकर नहर पार कर गए। फिर एयरसेल भी उस पार पहुंच गई। लेकिन जैसे ही पास्टर ब्रैडली की बारी आई, लुटेरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ब्रैडली ने सरेंडर कर दिया और तब पता चला कि सालों पहले ब्रैडली भी कैप्टन कॉनर का शागिर्द हुआ करता था। लेकिन उसने कैप्टन ब्लडी मैरी का साथ दिया और कॉनर का सोना चुराकर भाग निकला। अब उसे इसकी कीमत चुकानी थी। वे उससे कैप्टन ब्लडी मैरी का ठिकाना पूछते हैं। इधर ब्लडी मैरी लिजी और आइसक को पहाड़ी की तरफ भेजकर ब्रैडली को बचाने वापस लौट आती है। इसी बीच कॉनर ब्रैडली के पैरों में गोली मार देता है। तभी उन्हें सामने एक पेड़ पर मैरी दिख जाती है। वे उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, जिससे वह लड़खड़ाकर नीचे गिर जाती है। ये देख ब्रैडली एक को गोली मारकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है, लेकिन उसी पल उसे मार दिया जाता है। इसके बाद लुटेरे नहर में उतर जाते हैं, लेकिन उन्हें घड़ियालों का पता नहीं होता। कुछ उनका निवाला बन गए तो कुछ नहर पार कर गए। जंगल में घुसते ही चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। ब्लडी मैरी को जिंदा पकड़ने का आदेश था, लेकिन उसे काबू करना किसी के बस की बात नहीं थी। उसे ब्लडी मैरी नाम यूं ही नहीं मिला था। वो जब हथियार उठाती तो खून की नदियां बह जाती थीं। उसके कहर से कोई नहीं बच सका। उसने नहर पार करने वाले सभी समुद्री लुटेरों को मार गिराया। नहर के उस पार कैप्टन कॉनर बेबस खड़ा था। आखिरकार उसने मैरी के सामने अपनी बात रखी। अगर ब्लडी मैरी हथियार डाल दे तो वह उसे और उसके परिवार को बख्श देगा। लेकिन ब्लडी मैरी का अपना ही रुआब था। उसने एक कटा हुआ सिर कॉनर के कदमों में फेंककर जंग का ऐलान कर दिया। हालांकि कॉनर बिना खून खराबे के मामला सुलझाना चाहता था। उसने सोना लौटाने के बदले कैप्टन थियोडोर एच बॉर्डन की जान का सौदा रखा। उसने यकीन दिलाया कि बॉर्डन अब भी उसके जहाज पर जिंदा है और अपने परिवार से मिलने के लिए बेताब। सौदा तय हुआ। ब्लडी मैरी शाम तक उन्हें सोना लौटाने के लिए मान गई, जिसके बाद समुद्री लुटेरे वापस मैरी के घर लौट गए। इधर मैरी पहाड़ के दरख्त में बने अपने ठिकाने पर पहुंच गई। वहां का नजारा लिजी और आइसैक के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरी गुफा किसी जहाज की तरह बनाई गई थी। नीचे जाने वाले दरवाजे पर एक ट्रैप भी लगा हुआ था। लिजी से अब और सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, वो आदमी कौन है जो हमें मारना चाहता है, और एयरसेल लोगों को मारने में इतनी माहिर कैसे है? तब एयरसेल के जरिए हमें फ्रांसिस्को कॉनर के बारे में पता चलता है। सालों पहले वह ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के लिए इलाकों पर कब्जा करता था।
वह एक खतरनाक समुद्री लुटेरा था। उधर क्वार्टर मास्टर ली के आदमियों को अब भी शक था कि क्या ब्लडी मैरी सचमुच इतनी खतरनाक है। ली अपने एक आदमी से कहता है कि जब तू अपनी माँ के पेट में था तब से उसका खौफ फैला हुआ है। उसका अपना जहाज था और वह कॉनर से किसी भी तरह कम नहीं थी। उसने उसे चाकू मारा, उसका सोना लूटा और फरार हो गई। अर्सेल आखिर समुद्री लुटेरा कैसे बनी, इसकी अपनी एक कहानी थी। जब वो 12 साल की थी तो उनके जहाज को लूट लिया गया। वे उसके माँ बाप को मारकर अर्सेल को उठा ले गए। अर्सेल उनकी बंधुआ मजदूर बनकर रह गई और वहाँ उसने अपना एक अलग पहचान बनाया, ब्लडी मैरी। जवानी के दिनों में लोग उसके नाम से ही खौफ खाते थे। एक तरफ अर्सेल ने सोने से भरा संदूक निकाल लिया है तो वहीं दूसरी तरफ उसके पति को जहाज से उतार लाया गया है। सौदे के लिए अब बस शाम होने की दरकार है। इस बीच अर्सेल सोने के संदूक में बम फिट कर रही है। साफ था कि वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ जाने वाली थी। उसने ब्लडी मैरी का वो पुराना पोशाक पहना, गोला बारूद रखा, बंदूक लोड की और जाने से पहले आइजैक को एक बात समझा गई। यहाँ से भागने के लिए उन्हें बस नाव तैयार रखनी थी। समझाने बुझाने के बाद वो सोना लेकर निकल पड़ी। इधर कैप्टन कॉनर सबको ब्लडी मैरी की कहानियां सुना रहा था। एक रात 3 जहाजी ब्लडी मैरी से जबरदस्ती करने के लिए उसके केबिन में घुसे थे। अगली सुबह उन तीनों के खास पुर्जे रस्सी पर झूलते हुए मिले। खून खराबा उसके रग रग में दौड़ता था। वो कैप्टन कॉनर की सबसे खास थी और उन दिनों दोनों बहुत करीब भी आ गए थे। लेकिन उनके करीब आने वाली बात कैप्टन बॉर्डन को सच नहीं लगी, क्योंकि अगर उनके दरमियान कुछ होता तो वो उसे चाकू क्यों मारती। कॉनर भी सालों से इसी सवाल का जवाब जानना चाहता था कि उसने उसे चाकू मारा और उसका सोना लेकर फरार क्यों हो गई। इधर लिजी को गुफा के अंदर ब्लडी मैरी के सफर की एक किताब मिली जिसके अंदर उसके सारे कारनामों का जिक्र था। उधर वो घर के पास वाले कुएं के अंदर पहुंच चुकी थी। तुरंत ही उसने बम बिछाने शुरू किए और जो भी सामने आया उसे चुपके से मार गिराया। इस तरह वो घर के नीचे पहुंच गई और वहां के पहरेदार को भी खत्म कर दिया। फिर घर के नीचे वाले रास्ते से अंदर घुसी और अंदर के पहरेदारों का भी काम तमाम कर दिया। आखिरकार वो बॉर्डन से मिली, लेकिन उसकी बेड़ियां खोलना आसान नहीं था। बॉर्डन को अपनी नहीं बल्कि अपने बेटे और बहन की फिक्र हो रही थी। अर्सेल ने बताकर उसकी चिंता दूर की कि वे नदी किनारे उनका इंतजार कर रहे हैं। इन सब की जड़ बॉर्डन ही था। वो खुद को कोसने लगा कि ईसाक के इलाज के लिए अगर वो सोने का टुकड़ा नहीं ले गया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। पर अर्सेल को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। वो किसी तरह इस मुसीबत से पार पाने में लगी थी, लेकिन बॉर्डन की बेड़ियां खुल ही नहीं रही थी। तभी घर के अंदर पहरेदारों की मौजूदगी बताने वाली सीटी की आवाज आनी बंद हो गई। वे सतर्क हो गए कि ब्लडी मैरी आ चुकी है। उसे घर के इर्द गिर्द खोजा जाने लगा और दरवाजा तोड़ दिया गया, लेकिन वो अंदर नहीं मिली। दरअसल उसने बाहर जो बम बिछाए थे उनके पिनों की डोर उसके हाथ में थी। उसने चेतावनी दी कि जो भी आगे बढ़ेगा मारा जाएगा। फिर भी एक ने नहीं माना और अपनी जान गंवा बैठा। आखिरकार कॉनर को उससे सौदा करना पड़ा। मैरी ने वो संदूक कुएं से निकाला और उनके सामने उंडेल दिया। उधर से बोर्डेन को भी आजाद कर दिया गया। सौदा तो पूरा हुआ, लेकिन असलियत में कॉनर सोने के लिए आया ही नहीं था। ये बात जानकर ली भड़क उठा, क्योंकि उसने तो पूरी फौज सोना हासिल करने के लिए ही जुटाई थी। दरअसल कॉनर वही था जिसने 12 साल की उम्र में मैरी को पनाह दी थी। तरस खाकर उसे झल्लादों से बचाया, ताकतवर बनाया, फिर भी वो उसे दगा दे गई। उस दगाबाजी का बदला वो उसके लाचार बेटे से लेने का ऐलान करता है। तैश में आकर बॉर्डन उस पर चाकू लेकर टूट पड़ा। अचानक वहाँ गोलीबारी शुरू हो गई। इस बीच बॉर्डन और कॉनर लड़ते रहे और साइड से मैरी बमों का विस्फोट करती रही। तभी ली तलवार लेकर उस पर झपट पड़ा। वो उसके साथ लड़ाई में उलझ गई और इसी बीच कॉनर ने बॉर्डन को पछाड़ दिया। जैसे ही वो तलवार उसके सीने में उतारने वाला था, मैरी सरेंडर करने को तैयार हो गई। कॉनर फिर भी नहीं रुका। उसने मैरी की आंखों के सामने बॉर्डन को मार दिया। मैरी को भी गोली लग गई। दोनों लाचार होकर अपनी मौत का तमाशा देखते रहे। किसी तरह मैरी दोबारा उठी, लेकिन कॉनर उसे आसान मौत नहीं देने वाला था। वो यहाँ ब्लडी मैरी के सिर पर रखे इनाम के लिए आया था, इसलिए उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। तभी मैरी ने मशाल से सोने के बॉक्स को आग लगा दी। बम ऐसा फटा कि सारा सोना तितर बितर हो गया। कई लुटेरे उसकी चपेट में आ गए और मैरी कुएं में कूदकर भाग निकली। उसके बाद ही कुएं का रास्ता मलबे में दब गया। इधर अर्सेल की किताब से पता चला कि उसके नाव पर कॉनर ने ही हमला किया था। उसके लोगों ने अर्सेल से उसका सब कुछ छीन लिया, उसके पेरेंट्स को मार दिए। ये घाव वो बरसों तक सीने में दबाए रखी। आखिरकार एक दिन मौका मिला और उस दिन अर्सेल ने कॉनर से उसका सब कुछ छीन लिया। वो कॉनर के सीने में खंजर घोंपकर भागी थी और सोना चुराने के बाद छिपती फिर रही थी। इसी सफर में उसे कैप्टन बॉर्डन का साथ मिला। बॉर्डन सब कुछ जानते हुए भी ब्लडी मैरी से शादी कर लिया। वे खुशी खुशी रहने लगे। तभी अर्सेल घायल अवस्था में उनके पास लौट आई। दूसरी तरफ ली और कैप्टन कॉनर के बीच मतभेद शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें तो बस सोना हासिल करना था, लेकिन कॉनर के उस लड़की के प्रति जुनून में ली का बेटा मारा गया।
अब वो उसके जुनून के लिए अपने और लोगों को शहीद करने को तैयार नहीं था। उसी पल उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे वापस जा रहे हैं, लेकिन कैप्टन कॉनर ने उसे गोली मार दी। फिर उसने उसके साथियों को वो फरमान दिखाया जिस पर अंग्रेजी सरकार की मुहर लगी थी। उसमें साफ लिखा था कि ब्लडी मैरी को सौंपने वाले समुद्री लुटेरों के सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। मतलब इस फरमान को पूरा करने के बाद वे आजादी से समंदर में उतर सकते हैं। ली के बाकी समुद्री लुटेरे भी कप्तान की बात से सहमत हो गए, जिसके बाद ब्लडी मैरी की खोजबीन शुरू कर दी गई। इस बीच मैरी ने अपने जख्मों की मरहम पट्टी की और बता दिया कि ईसक के डैड अब नहीं रहे। अगर वे भी पकड़े गए तो मारे जाएंगे। उनके पास दो ऑप्शन थे, पहाड़ी पर आग जलाकर अंग्रेजी नौसेना का इंतजार करना या फिर चुपके से भाग जाना। मैरी जानती थी कि भागने के बाद भी कैप्टन कॉनर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो इस किस्से को यहीं खत्म करने का फैसला करती है। वो इस गुफा के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, इसलिए उसे यहाँ मारना आसान नहीं होने वाला था। फिर भी अगर कुछ बुरा हुआ तो ईसक को नाव से भागकर अंग्रेजी सेना को ढूंढना होगा। बातों ही बातों में वो चप्पे चप्पे पर कारतूस लगा दिए। उधर जल्द ही स्काउट ने गुफा को ढूंढ लिया और कप्तान को खबर भिजवा दी। एक ने व्हील घुमाकर दरवाजा खोलना चाहा, तभी एक गोली उसके सर को भेद गई। हालांकि उसके बाद वे दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए। तभी ऊंचाई से मैरी ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दरअसल ये फायरिंग उसने ध्यान भटकाने के लिए की थी। इसी बीच लिजी ने रस्सी में आग लगा दी। दुश्मनों पर कारतूसों की बौछार हो गई, उनमें से ज्यादातर मारे गए। इसी बीच कप्तान बाकी लोगों को लेकर वहां पहुंच गया। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई, लेकिन कोई भी ब्लडी मैरी को निशाना नहीं बना सका। उल्टा उसने उन्हें चेतावनी दी कि जो भी आगे बढ़ेगा वो सबसे पहले मरेगा। इधर स्काउट ने लिजी को दबोच लिया। तभी ईसक ने उसका हाथ खंजर से लहूलुहान कर दिया। इसी बीच स्काउट के गले में अपने बॉयफ्रेंड का लॉकेट देखकर लिजी को समझते देर नहीं लगी कि उसी ने उसके बॉयफ्रेंड को मारा है। किसी तरह जान छुड़ाकर दोनों भाग निकले। जहां दुश्मन अंधेरी गुफा को समझने में लगे हुए थे, वहीं ब्लडी मैरी तूफान की तरह उन पर कहर बरपाती जा रही थी। एक एक करके उसने सभी प्यादों को मार दिया। इधर स्काउट ने दोबारा लिजी को दबोच लिया। हालांकि इस बार लिजी ने उसे एक ट्रैप में फंसाकर अपना बदला पूरा कर लिया। जल्द ही कैप्टन कॉनर को बात समझ आ गई कि वो ब्लडी मैरी को उसके गढ़ में नहीं मार सकते, इसलिए उसने उसे आखिरी हिसाब गुफा के बाहर करने के लिए ललकारा। बातों बातों में उसकी नजर पहाड़ पर सजाई गई लकड़ियों पर पड़ी। उसने खुद ही उनमें आग लगाकर अंग्रेजी नौसेना को बुलावा भेज दिया। साफ था कि आज वो या तो मैरी को अंग्रेजों के हवाले करके अपना इनाम लेगा या फिर यहीं मारा जाएगा। इसके बाद दोनों के बीच जंग शुरू हुई। तलवारें खनक उठी। एक तरफ गुरु तो दूसरी तरफ चेला। दोनों ने एक दूसरे पर वार किए, लेकिन कोई भी किसी से कम नहीं था। आखिर में मैरी हार गई। तभी लिजी ने आकर कॉनर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कॉनर का ध्यान भटका और उसी मौके का फायदा उठाकर मैरी ने उसे खत्म कर दिया। इधर इसाक नाव समंदर में उतारकर उनका इंतजार कर रहा था और तभी उसने एक सोने से भरा बॉक्स देखा। दूसरी तरफ अंग्रेजी नौसेना उनके टापू की ओर रवाना हो चुकी थी।